हिंदुस्तान की बहुत ही अजीम शान शख्सियत हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब, जो हिंदुस्तान के इस्लामिक स्कॉलर भी है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी है। हम सबसे पहले मौलाना से बात करते हैं। मौलाना साहब, तमाम न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया। मौलाना, हम ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, बस जो यूपी में जो हालात चल रहे हैं, जो यूपी में जो इलेक्शन हुआ है उसके बुनियाद पर जो हिंदुस्तान में हालात चल रहे हैं, यूपी में और उत्तराखंड में जो इलेक्शन हुए हैं उसके जो नताइज सामने आए हैं उसकी असल वजह क्या है? देखिए, आपने यूपी और उत्तराखंड वगैरह के जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं उसकी असल वजह पूछी है। वजह तो छोटी मोटी कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन असल वजह ईवीएम में ज़बरदस्त गड़बड़ और हेरा फेरी है। इसमें कोई भी अब शक बाकी नहीं रह गया। लेटेस्ट खबर जो आपने यकीनन सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी कि कल मध्य प्रदेश में चूँकि 2 जगहों पर वहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए कायदे के मुताबिक इलेक्शन से 3-4 दिन पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की सरबराही में एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ ईवीएम का, जिसमें प्रेस के कई लोगों को, बहुत से लोगों को बुलाया गया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने खुद सबके सामने मशीन को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। और तमाशा ये हुआ कि उसने 4 बार अलग अलग बटन दबाए, लेकिन हर बटन के दबाने के नतीजे में वोट जो पड़ा, पर्ची जो निकली, वो निकली कमल के फूल बीजेपी। इससे वो सारी बातें जो अब तक कही जा रही थी वो बिल्कुल ही प्रूव हो गई कि ये बात बिल्कुल सही है। 2014 के इलेक्शन में भी जो कहा जाता था कि मोदी की लहर है, वो बिल्कुल झूठ है। बात उस वक्त भी ईवीएम ने ही इलेक्शन जिताया था। आसाम के इलेक्शन का नतीजा भी उसी के बदौलत आया था और ये नतीजे भी उसी की बदौलत आए और ये बहुत पहले से चल रहा है। मध्य प्रदेश में इससे पहले भोपाल में 2013 के असेंबली चुनाव में वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे आरिफ मसूद खान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वर्किंग कमेटी के वो मेंबर भी हैं। तो उन्होंने खुद अपनी कहानी अपनी आंखों देखी सुनाई थी कि उनको, वो खुद इलेक्शन में खड़े थे, कैंडिडेट थे, वो पहले एमएलए थे और वो इलेक्शन भी लड़ रहे थे 2013 वाला। उसमें उनको पता चला कि फला बूथ पर ये तमाशा हो रहा है कि किसी भी बटन पर कोई वोटर दबाता है तो वोट पड़ता है बीजेपी ही को। तो वो कैंडिडेट थे, वो फ़ौरन उन बूथों पर चले गए और जाकर उन्होंने खुद देखा। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर को बुलाया, कलेक्टर को बुलाया, पुलिस फोर्स आई, हंगामा हो गया और कलेक्टर के सामने उन्होंने फिर 18 वोटर्स को कलेक्टर ने खुद बुलवाया और एक के बाद एक हर वोटर ने जब कोई भी बटन दबाया तो वोट बीजेपी को पड़ा। ये 2013 की बात है। अफसोस की बात है, जो मुझको दुख है, वो ये कि कांग्रेस इसमें पूरी तरह शरीक थी। इसीलिए कांग्रेस ने उस मौके पर सब कुछ जानते हुए उसने इस मसले को कोई इशू नहीं बनाया। बल्कि मैं तो इससे भी आगे चल के बात कहता हूँ, ईवीएम के बारे में पहली बार आवाज़ बीजेपी ने उठाई थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और मिस्टर नरसिम्हा राव, जो बहुत आजकल स्पोक्समैन है बीजेपी के, ये बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी, आज भी वो किताब मार्केट में मौजूद है। उस किताब में इन्होंने पूरी दुनिया के साइंसदानों की रिपोर्टें छापी थी कि ईवीएम मशीन जो है उसमें टेम्पर किया जा सकता है और ये किसी तरह भी काबिल एतबार नहीं। उसी की बुनियाद पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने और सिंघवी साहब ने, नरसिम्हा राव साहब ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने ईवीएम के खिलाफ दरख्वास्त दी। वो वहाँ से रिजेक्ट हुई तो ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने साबित किया और रिक्वेस्ट की कि ईवीएम को बंद किया जाए, बैलेट पेपर पर चुनाव को वापस लाया जाए, या कम से कम इतना किया जाए कि हर ईवीएम मशीन के साथ वो जो एक पर्ची निकलती है मशीन, वो कंपलसरी कर दी जाए। 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उन्हीं सुब्रमण्यम स्वामी की एप्लीकेशन पर कि बगैर उस पर्ची के फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बीजेपी ने आवाज़ लगाई थी। उस किताब पर जो फॉरवर्ड या प्रीफेस लिखा है, मुकदमा लिखा है, वो मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा।
और उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया है। और ये किताब कोई भी सर्च कर सकता है इंटरनेट पर, आप गूगल पर सिर्फ डाल दें तो ये किताब पूरी की पूरी निकल आएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। पहले तो बीजेपी ने आवाज़ उठाई थी। बहुत दिलचस्प बात है, जब यूपीए सरकार थी तो उस वक्त बीजेपी कहती थी कि ईवीएम बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। अब यही बीजेपी कह रही है कि ईवीएम जो है ये तो फरिश्तों से ज़्यादा सच्ची मशीन है। तो सबसे बड़ी वजह इसकी जो है यूपी उत्तराखंड में मुझे कोई डाउट नहीं है। मेरे पास बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज का फीडबैक है और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये बात इस तरह साबित हो जाए कि कोई इसको डिनाई न कर सके। आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी उत्तराखंड और जो यूपी में इलेक्शन जीती है ये ईवीएम की घोटाले की वजह से जीती है? बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह यही है, मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट। मौलाना, आज जो मुल्क हमारा जा रहा है ये किस रुख पर जा रहा है? मुल्क अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र तो बन चुका था कांग्रेस के रिजीम में। कांग्रेस ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र तो इसको बना दिया था। इसकी सैकड़ों दलीलें हैं, मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ क्योंकि टाइम कम है। हर हमारे मुल्क में हर पुलिस स्टेशन में एक मंदिर मिलेगा। ये सेकुलर स्टेट में कैसे पॉसिबल है? सेकुलर स्टेट में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं हुआ करता और स्टेट ऑफिसर्स जो होते हैं उसमें कोई किसी एक मखसूस धर्म की कोई प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं होनी चाहिए। तो अनडिक्लेयर, फिर इसके और भी बहुत से अलामतें हैं कि किस तरह वो अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र था। अब बीजेपी आरएसएस, बीजेपी जो करना चाह रही है, आरएसएस बीजेपी से जो काम लेना चाह रही है वो ये है कि भाई अब डिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सबसे पहले आज से 2-3 साल पहले महसूस की थी, जिसकी वजह से दीन दस्तूर बचाओ तहरीक चलाई थी कि दस्तूर खतरे में। उस वक्त लोग ये कहते थे दस्तूर कहाँ खतरे में, दीन तो खतरे में है लेकिन दस्तूर कहाँ खतरे में, लोगों की समझ में नहीं आता था। आज पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, बड़े बड़े माहिरीन कानून, अभी 2-3 दिन पहले मुल्क के बहुत सीनियर लॉयर मिस्टर फारी नरीमन ने जो एक लंबा इंटरव्यू दिया है बहुत बड़े क्राउड के सामने, जो शेखर गुप्ता के साथ उनकी मीटिंग हुई है जिसमें बहुत सी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, बहुत बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स थे, उनके सामने उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर थ्रेट। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर और डेमोक्रेटिक फैब्रिक, देखिए हमारे मुल्क की जो खसूसियत है वो ये है कि ये इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो सेकुलर बनाया गया और डेमोक्रेटिक बनाया गया। अब ये दोनों चीज़ें दस्तूर से निकाली जाने वाली है। अब न देश हमारा सेकुलर रहेगा न देश हमारा डेमोक्रेटिक रहेगा। अब ये फासिस्ट तानाशाही की हुकूमत होगी। आपने मिसाल देख ली, गोवा में हारने के बावजूद सरकार बना ली, मणिपुर में हारने के बावजूद सरकार बना ली। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि चित भी मेरी पट भी मेरी। मनी और मसल पावर के ज़रिए से अब ये मुल्क चलेगा। अब ये वोट के ज़रिए से, इंटेलेक्चुअल आउटपुट के ज़रिए से नहीं चलेगा। ऐसा सबसे बड़ा इस वक्त खतरा है। मुल्क इस रुख पर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मौलाना, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि सुनने में ये आया है कि आपने और वामन मिश्रा साहब ने यूपी की इलेक्शन से पहले काफ़ी मेहनतें की थी कि बीजेपी नहीं आना चाहिए। इससे पहले आपने मेहनत ये भी की थी, जो ट्रिपल तलाक पे जो मसला चल रहा था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उस पर भी आपने काफ़ी मेहनत की थी और उसके नताइज भी आज हिंदुस्तान में सामने हैं। मगर ये मेहनत करने के बाद भी आज बीजेपी क्यों उत्तराखंड में और यूपी में है? कोई भी दुनिया का इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, अगर बेईमानी होगी तो उस मेहनत का नतीजा कैसे निकल सकता है? हम मेहनत को नाकाम तो तब कहते जब ये मानते कि वोट ही इनको ज़्यादा पड़े। मैं चैलेंज करके ये बात कहता हूँ कि वोट इनको कम पड़े हैं। ये सीक्वेंस में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर आ रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन लोगों ने भी मेहनत की उनकी मेहनत का रिजल्ट निकल रहा था। अब ये बेईमानी कर ली गई तो मेहनत का क्या नतीजा निकलेगा? अब आप किसी को भी वोट डाल दें, वोट तो उसी को पड़ेगा। यही तो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। मैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सका था। मैं तो, आप जानते हैं शायद कि मैं तो 1 साल से सख्त बीमार पड़ा हूँ। 7 महीने 8 महीने तो बिल्कुल बेड पर रहा। तो मैं तो इस सिलसिले में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर सका, बिल्कुल नहीं कर सका। हाँ, वामन मेश्राम अपने पूरे संगठन की पूरी ताकत के साथ वो जो कुछ भी कर सकते थे करते रहे और मैं जो कुछ सपोर्ट करता रहा उनको या किसी को भी, जो भी मैं वो कोशिश करता रहा कि भाई मुल्क में ऐसे तन नज़र लोग
जो मुल्क में सिविल वॉर करा देंगे, मुल्क में गरीबों, मजदूरों और किसानों का हक छीन लेंगे। अब आप देखिए इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया है इस वक्त, मोदी गवर्नमेंट ने अभी अभी इस यूपी के इलेक्शन के जीतने के बाद इन्होंने बैकवर्ड कमीशन जो पिछला था उसको डिसॉल्व कर दिया, एक नया बैकवर्ड कमीशन बनाया है। इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ मतलब ये है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ बीजेपी के साथ आएंगी उनको रिजर्वेशन मिलेगा, और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ बीजेपी के साथ नहीं रहेंगी उनका रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा। इन्होंने दलितों और ओबीसी को हर जगह लड़ाया है, ये इनकी नई स्ट्रेटजी थी। रोहित वेमुला दलित था और उसको मारने वाला एक ओबीसी का आदमी था। जिस मिनिस्टर ने इंटरफियर किया वो भी ओबीसी का आदमी था। जो वाइस चांसलर था हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वो भी ओबीसी का आदमी था। गुजरात में जिन्होंने दलितों की पिटाई करवाई है, कार से बांध बांध कर मारा है जगह जगह, तो वो भी ओबीसी के जरिए से करवाई है। इनकी स्ट्रेटजी इस इलेक्शन में ये थी कि जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो हमको वोट दें न दें, जाए चूल्हे पाड़, हमको ओबीसी चाहिए। ओबीसी की आबादी 52% से ज़्यादा है। सबसे बड़ी आबादी मुल्क में अगर है तो ओबीसी की आबादी है। इनकी ये स्ट्रेटजी थी और इस स्ट्रेटजी की बुनियाद पर इन्होंने चाहा कि ओबीसी इनके साथ आए और चुनाचे इन्होंने वो कमीशन बनाया। तो ये फूट डालना और लोगों को मजबूर कर देना कि तुम हमारे साथ आओ और हम जीना तुमको दुर्बल कर देंगे, इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं, इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं। और हमारी असल जो फिक्र का जो की वजह है वो ये है कि मुल्क में अब जमहूरियत ख़त्म और एक डिक्टेटरशिप और तानाशाही कायम होने जा रही है। मगर मैं आखिर में ये बात भी ऐड कर देना शायद ज़रूरी समझता हूँ, मुझे भारत के ज़मीर के बारे में मायूसी नहीं है। भारत का ज़मीर इतना मुर्दा नहीं है। जिन नौजवानों ने उनको वोट दिया वो वोट जब दिया था तो डेवलपमेंट के नाम पर दिया था, हिंदुत्व के नाम पर नहीं दिया था, और वो बड़े मायूस हुए। आप सोचें ज़रा, आप खुद समझदार आदमी, इलेक्शन के चंद महीने पहले नोटबंदी जैसा ऑर्डर कर देना, क्या ये इस इत्मीनान के बगैर मुमकिन था कि इनको यकीन था कि चाहे जितनी पब्लिक नाराज़ हो हमारा तो ईवीएम मशीन हमको जिताई देगी? वरना ये इलेक्शन के बाद नोटबंदी कराते, इलेक्शन से पहले न कराते। इलेक्शन के दरमियान इन्होंने डीजल की कीमत बढ़ा दी और एकदम से बहुत बढ़ा दी। गैस की कीमत बढ़ा दी, गैस सिलेंडर की कीमत 75 रुपये बढ़ा दी, जो मुल्क की तारीख में कभी नहीं बढ़ाई गई। क्या इलेक्शन के दरमियान में कोई भी सरकार ये रिस्क ले सकती थी? थोड़े दिन इंतज़ार कर लेते, इलेक्शन के बाद बढ़ा देते। इन्होंने इसलिए ये सब किया कि इनको यकीन था कि पब्लिक चाहे जितनी नाराज़ हो, हमने मशीनों को मैनेज कर लिया है, इसलिए जीतेंगे हम। तो इसके ख़िलाफ़ मैं मुल्क में, देखिए एक इशू चाहिए होता है जिससे एक मैस मूवमेंट खड़ी की जा सके। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से, इसके वास्ते से पूरे मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और सब इंसाफ पसंद शहरियों से, ग्रुप से, लोगों से, NGO से, ऑर्गेनाइजेशन से, उन सब से और अखबार के ज़िम्मेदारों से, सहाफ़ियों से, जर्नलिस्ट लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस इशू पर मुल्क में एक मैस मूवमेंट खड़ी कर दें। क्योंकि कोई इशू चाहिए होता है जिसके इर्द गिर्द आप आवाम को ला सकें। इस वक्त ये इशू बिल्कुल सामने है। इनकी जो बेईमानी है, जो इनका करप्शन है, वो बिल्कुल नंगा हो चुका है। इस वक्त इस इशू की बुनियाद पर पूरी कौम को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, पूरी भारतीय कौम को मुत्तहिद होकर इनको उखाड़ के फेंकना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये तहरीक ठीक से चला दी गई तो 2019 में ये इस तरह का घपला नहीं कर पाए। आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। मुल्क में जिस तरह से आज हालात चल रहे हैं, मुल्क में जो तबाही, जो बर्बादी दिखाई दे रही है, उस पर मुल्क के लोगों ने, आवाम ने क्या करना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? मैंने अभी जो बात कही उसमें आपके सवाल का जवाब आ गया। मुल्क के अवाम को, मुल्क के रहनुमाओं को, मुल्क से प्यार मोहब्बत करने वालों को इस वक्त ईवीएम मशीन को एक बुनियाद बनाकर, एक इशू बनाकर पूरे मुल्क में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ एक तहरीक चलानी चाहिए। एक मैस मूवमेंट जैसे इमरजेंसी के ज़माने में जयप्रकाश नारायण की क़यादत में चलाई गई थी, उस तरह की तहरीक चलाई जानी चाहिए। बस इसके सिवा कोई मसले का हल नहीं है। सारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, MIM हो, कोई पार्टी हो, वो सब पार्टियों की जिम्मेदारी है कि इस वक्त अपने बैनर, अपने झंडे, अपनी आइडेंटिटी पर इसरार न करें, बल्कि वो सब मिलजुल कर
एक ऐसी तहरीक चलाए कि मुल्क पहले इस खतरे से बचे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ बामसेफ के और भारत मुक्ति मोर्चा के जो कौमी सदर हैं मोहम्मद मेश्राम को, कि वो तो 3-4 साल से अकेला वो बंदा इस लड़ाई लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अकेला है वो जिसने अब तक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कर दिया इलेक्शन कमीशन पर, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऑर्डर किए। तो वो अकेला लड़ रहा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं रहा। अब ये आवाज़ पूरे मुल्क की आवाज़ बनती जा रही है। मैं उसने ये तक ऑफ़र कर दिया, वो जो उसने मुल्क में एक 5 चरणों में एक तहरीक चलाने का ऐलान किया है, उसमें उसने ये साफ कहा है कि ना हमारा बामसेफ के झंडे के नीचे आप आइए, न भारत मुक्ति मोर्चे के झंडे के नीचे आइए। अपनी जमात, अपनी पार्टी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बैनर, अपने झंडे के तहत आप आइए और लीड कीजिए, आप आइए और शरीक होइए। इस वक्त इसको लीडरशिप का मसला, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। सब पार्टियाँ, मैं ख़ास तौर पर एम वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस वक्त इस इशू को निशाना बनाएं, इस इशू को अपनी मेहनतों का मरकज़ बनाएं। और सब पार्टियों से मैं ये बात कहूँगा कि वो इस इशू को लेकर एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी करें और ईगो के मसले को ज़रा थोड़े दिन के लिए पीछे कर दें। कौम बच जाएगी तो ये पार्टियाँ भी बच जाएंगी। जब कौमी ना रहेगी, जब डेमोक्रेसी ना रहेगी, तो किस पार्टी का वजूद रहेगा। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह। और आपका भी शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया। बहुत शुक्रिया।